ओके, तो नेटवर्क ट्रेनिंग्स बाय कुलदीप में मैं कुलदीप एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और इस वाली वीडियो में हम जो एक हमने सीरीज स्टार्ट की थी लास्ट टाइम, टॉप 20 एंड टॉप 100 जो नेटवर्किंग क्वेश्चंस थे, राइट। तो उसको हम और आगे कैरी ऑन करने वाले हैं, लेवल बढ़ा रहे हैं। वहाँ पे हमने नेटवर्किंग के बेसिक्स क्वेश्चंस की बात की थी, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं CCNA के लेवल के, फ्रेशर लेवल के इंटरव्यूज़ के लिए, राइट, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो यस, दिस इज़ माई ईमेल आईडी। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप मुझे मेल कर सकते हैं nt@kuldeep@gmail.com। और अगर आपको कोई भी किसी तरह का नेटवर्किंग के रिगार्डिंग, IT के रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल चाहिए हो, यस यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप। ये हमारा लिंक है, टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक वीडियो आप फर्स्ट टाइम या फिर अभी कुछ बार देख रहे हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। IT स्पेशली नेटवर्किंग के रिगार्डिंग एंट्री लेवल के कोर्सेज हिंदी में फ्री में आपको सारे के सारे मिलने वाले हैं, स्टडी मटेरियल आपको, और आप इंटरव्यू के प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइक everything will be included in this channel, I guarantee that, right? So yes, let's start this video series. इसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं 65 CCNA लेवल के क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास हमारी स्क्रीन पे, व्हाट इज़ राउटिंग एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ राउटर। आप समझिए, देखिए, जब भी आप बात करेंगे CCNA के लेवल की, तो CCNA का सिलेबस भले ही बदल गया हो, हमारा 200301 आ चुका है 200125 की जगह, लेकिन समझिए डिवाइसेज अभी ऐसा नहीं है कि राउटर कहीं चले जाएंगे या स्विचेज कुछ और नया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाएगा, राइट। तो राउटर्स वही रहेंगे, स्विचेस वही रहेंगे, बट थोड़ा स्कोप बदल चुका है इंडस्ट्री का। तो उसके हिसाब से देखिए, पहले क्या था, नेटवर्क में अगर आपको सिर्फ राउटिंग स्विचिंग अच्छे से आती है तो आपको जॉब मिल जाती थी, बट अभी काफ़ी कंपटीशन है। आप ये मान लीजिए कि इंडस्ट्री रेडी, अगर आपको एक अच्छे पैकेज पे अच्छी जॉब चाहिए है तो CCNA तो आपको मास्टरी होनी चाहिए, CCNP के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, चेक पॉइंट आपका, पोलो ऑल्टो के आपके फायरवॉल के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, देन आपका एक लोड बैलेंसर, F5 लोड बैलेंसर, तो उसके कंसेप्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए, राइट। समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ ऐसे आपकी टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है जिन पे आपका होल्ड होना चाहिए इफ़ यू वांट अ गुड पैकेज इन नेटवर्किंग। जॉब स्टार्ट करना है और लाइक बेयर मिनिमम सर्वाइविंग के लिए, तब तो ठीक है, CCNA से भी चल जाएगा काम। आप कुछ इंटरव्यू दीजिए, लगातार बार बार ट्राई करिए, कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी, आपको रख लिया जाएगा। बट बोलते हैं अपनी शर्तों पे जॉब अगर आपको करनी है, अपने लाइक स्किल्स के लेवल के हिसाब से आपको पैसा मिले, सो यू नीड टू डू CCNA, CCNP एंड आपका चेक पॉइंट, पोलो ऑल्टो एंड F5। एटलीस्ट इतना आपको ज़रूर रहना चाहिए। CCNA मास्टरी करिए, CCNP के कोर कंसेप्ट ज़रूर पढ़िए, जैसे OSPF CCNA में है, CCNP में भी OSPF, उसको बहुत अच्छे से करिए आप। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम करते रहेंगे डिस्कस, और बहुत जल्दी हम CCNA कंप्लीट होते ही CCNP एंटरप्राइज का भी सिलेबस 1 by 1 वीडियोज़ की फॉर्म में चैनल पर डालने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, वहाँ से भी आप CCNP अपना कर सकते हैं। ओके, तो आई होप मैंने वो क्लियर कर दिया है आपको। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि राउटिंग एंड स्विचिंग, ये वाला कंसेप्ट आपके कहीं नहीं जाएंगे। राउटर्स और स्विचेस के बारे में बिल्कुल आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर रहना चाहिए। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन हमने डाला है कि राउटिंग क्या है और उसके फंक्शंस क्या है राउटर के। ओके, तो राउटिंग क्या है, देखिए, राउटर जो काम करता है एक तरह से वो राउटिंग है। एक तो ये सिंपल अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, पर राउटर स्विचिंग भी करता है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि राउटर स्विचिंग कैसे करता है। स्विचिंग तो स्विच करता है, राइट, पर स्विचिंग का एक्चुअल मतलब अगर आप समझेंगे, जो एग्जैक्ट मीनिंग है, स्विच मीन्स एक जगह से दूसरी जगह भेजना। स्विच हमारा ऑन ऑफ का स्विच है, वो क्या कर रहा है, पहले ऑन ऑफ चेंज कर रहा है ना अपनी सिचुएशंस को या अपनी एक्शंस को। इसी तरह से जो राउटर के पास पैकेट्स आते हैं वो उसको स्विच करके दूसरे राउटर पे भेजता है, वो राउटर उसको आगे अपने नेबर को स्विच करता है। समझ पा रहे हैं? तो फ्रेम्स को स्विच करता है आपका स्विच और पैकेट्स को स्विच करता है आपका राउटर। एक थोड़ा समझने के लिए ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, तो राउटर का काम क्या हुआ, अब वो कैसे पैकेट्स को एक दूसरे राउटर के पास भेजेगा, वो काम है राउटिंग का। तो राउटर्स के पास क्या रहेंगे, अपने खुद के रूट्स रहेंगे। और अगर आपने OSPF पढ़ा है, देखा है चैनल पे या कहीं और से, तो आपको पता है, आप OSPF में खुद के रूट कॉन्फ़िगर कर दीजिए, सारे नेबर राउटर पे OSPF के रूट कॉन्फ़िगर कर दीजिए। हेलो पैकेट के थ्रू वो सारे जो रूट्स हैं आपके नेटवर्क में, जितने भी LSAs के थ्रू, वो एक्सचेंज कर लेते हैं। और हर एक राउटर के पास पूरे जो बाकी नेटवर्क में राउटर्स हैं उन सब के रूट आ जाते हैं, कनेक्टिविटी, रीचेबिलिटी आ जाती है।
तो ये काम क्या हुआ आपका, राउटिंग मीन्स एक सोर्स राउटर से लेके डेस्टिनेशन राउटर तक जाने के लिए जो अवेलेबल पाथ्स हैं आपके पास, जो रास्ते हैं, उनमें से बेस्ट रास्ता चुन के देना, वो काम किसका है, राउटर का। क्लियर हुआ ये वाले पार्ट। और फंक्शंस क्या हो सकते हैं आपके एक राउटर के, एक तो आपका है जैसे इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन। नॉर्मल एक राउटर लिया आपने, उस पर 2 स्विच लगा दिए, एक स्विच पे 10 का नेटवर्क है, एक पे 20 का नेटवर्क है, दोनों को अगर आप राउटर के थ्रू जोड़ दोगे तो वो उनको कम्युनिकेट करवाएगा, सिंपल एज दैट, राइट। पैकेट फॉरवर्डिंग स्विचिंग, यस, ये वाला काम भी राउटर का हुआ, तभी वो इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन का काम करवा पाता है। बेस्ट पाथ सिलेक्शन मैंने अभी आपको बताया राउटिंग के थ्रू। फिर इसका एक और काम आता है पैकेट फिल्टरिंग का। सिक्योरिटी फाउंडेशन वाली जो हमारी वीडियोस रहेंगी उसमें हम बात करेंगे बहुत डिटेल में ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। देखिए थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ आपको, मान लो तो ये हमारे पास मान लो एक टोपोलॉजी है जो हमने अभी प्रिपेयर की है, तो आपने IP दे दी होती, यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर दी होती, राइट। तो ये सारा कुछ हमारा वर्किंग कंडीशन में आ जाता है, ओके। तो उसके बाद क्या, देखिए ACL में क्या रहेगा, सपोज करो आप चाहते हो कि 10.2 जो है वो 20.3 को एक्सेस ना कर पाए, या फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्वर लगा है दिस वन, और कोई ऐसा बंदा है आपको लगता है आपके नेटवर्क में जो बहुत ज़्यादा सर्वर का लाइक जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग ज़्यादा ही मूवी डाउनलोड करते हैं, तो उनको उस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो आप ACL के थ्रू अपने राउटर पे ACL में और उस यूज़र को आप ब्लॉक कर सकते हैं कुछ भी काम करने से। तो ये काम किसका हुआ, आपके राउटर का ही है अगेन। तो ये किस में आता है, पैकेट फिल्टरिंग में। तो राउटर आपका एक तरह से फायरवॉल का काम करता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा राउटर क्या है और एक राउटर के फंक्शन क्या है, और आपको एग्जैक्टली लाइक सब कुछ पता होना चाहिए एक राउटर के बारे में। तो लेयर 3 पे आपका काम करता है, पैकेट्स को समझता है, IP पे काम करता है, डाटा फॉरवर्डिंग, बेस्ट पाथ सिलेक्शन है, तो लाइक एवरीथिंग। आप सोचिए कि मैं अगर इस पे जितना भी प्रेशर डालूँ इस क्वेश्चन पे कि आपको पता होना चाहिए, तो उतना कम है, आप इतना समझ के चलिए, ठीक है। तो व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द डाटा लिंक, तो ये हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। डाटा लिंक आप समझ जाएंगे जो आपके OSI मॉडल की सेकंड लेयर है, तो इसका काम पूछता है आपसे अगर, तो क्या बोलेंगे आप। तो देखिए थोड़ा सा अगर वैसे नॉर्मली समझेंगे, इसका काम क्या है, फ्रेम्स को फॉरवर्ड करना। एक तरह से अगर आप देखिए इनकैप्सुलेशन इसमें जो चलती है, जो इसमें PDU है, पैकेट डाटा यूनिट जो बोलते हैं एक तरह से, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, वो क्या है, फ्रेम है। तो इसका काम हुआ फ्रेम्स को ट्रांसफ़र करना। तो मेन इसका एक्चुअल काम क्या हुआ, देखिए ऊपर की लेयर से आता है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन सेशन, राइट। तो ऊपर से सेगमेंट आया, फिर वो नेटवर्क लेयर पे आके आपके पैकेट पे कन्वर्ट हुआ। पैकेट फिर आपका फिजिकल लिंक पे भेजे जाने से पहले फाइनली कहाँ पे आता है, डाटा लिंक लेयर पे। वहाँ पे वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्रेम में। तो एक्चुअल में किसी भी लिंक पे बिट्स भेजने से पहले जो फाइनल चेक होना है वो काम किसका है, आपका डाटा लिंक लेयर पे, राइट। जैसे आप बाहर जा रहे हैं किसी भी कंट्री में और यहाँ से आपका जो फाइनल वेरिफिकेशन होके जाती है वो एयरपोर्ट पे होगी ना, तो एक तरह से डाटा लिंक लेयर आपके लिए एयरपोर्ट का काम करती है। तो आप जो आपका डाटा है वो नेटवर्क में बाहर जाने से पहले फाइनली यहाँ पे चेक हो रहा है। तो ये लेयर मेक श्योर करती है कि जो आपके मैसेजेस हैं वो सेंड टू द राइट डिवाइस। लेयर 2 के जो एड्रेसेस हैं, जो फ्रेम्स है, डेस्टिनेशन मैक अगर एक्यूरेट होगा तभी आप राइट डिवाइस पे भेज पाते हैं, राइट। तो फ्रेमिंग हुआ। और भी आप देखिए काफ़ी कुछ आता है डाटा लिंक लेयर में, जैसे एरर डिटेक्शन का जो काम है FCS के थ्रू, फ्रेम चेक सीक्वेंस, जो आपके फ्रेम में हेडर और ट्रेलर लगते हैं। हेडर में लगता है आपका सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, और ट्रेलर में लगता है FCS की बिट्स, फ्रेम चेक सीक्वेंस। तो वो आपके एरर डिटेक्शन का भी काम करता है, फ्लो कंट्रोल का। तो ये काम किसका हुआ, आपका डाटा लिंक लेयर का। ओके देन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्विचेस। स्विचेस को यूज करने का एडवांटेज क्या है, आप समझिए स्विच का क्या फंक्शन है नेटवर्क में। एक तो आप सिंपल सा वो आंसर कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। एक ये जो मैंने ग्रीन कलर में यहाँ पे किया, देखिए ध्यान से, इसमें स्विच का मेन काम क्या है, नेटवर्क को सेगमेंटेशन करना। अगर आपको याद है VLAN वाला पार्ट, अगर आपने देखा है, अगर नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूँगा कि स्पेशली एक उसमें ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने वाली वीडियो है, व्हाट इज़ VLAN, जो पहला ही पार्ट है हमारे VLAN सीरीज़ का, वो ज़रूर देखिए। उसमें आपको क्लियर होगा कि जब आप स्विचेज यूज़ करते हैं ना, तो स्विचेज का मतलब हुआ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, राइट। तो स्विचेज नेटवर्क में सेगमेंटेशन में हेल्प करते हैं। कैसे, मल्टीपल VLANs बनाइए और मल्टीपल नेटवर्क्स यूज़ करिए, उससे क्या होता है, आपके ब्रॉडकास्ट का साइज़ कम होगा, राइट। तो एक तो सेगमेंटेशन, और दूसरा आप ये देखिए, ये तो ठीक है, इसका काम ही है। ओके देन,
यहाँ पे ये हब का और स्विच का कंपैरिजन करके बता रहा है, याद है? हब क्या करता था, बार बार ब्रॉडकास्ट, बट हब स्विचेज में क्या है, वन टाइम ब्रॉडकास्ट रहेगा सिर्फ तब जब आपको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता, आपकी मैक टेबल में नहीं है, उस टाइम वो सिर्फ करेगा ब्रॉडकास्ट और बाद में क्या करेगा, सिर्फ यूनिकास्ट। ठीक है, एक बार फिर से मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ जल्दी से आपको इसका। जैसे ये 20 का एक नेटवर्क हम यहाँ पे लेते हैं, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ जल्दी से, और अगर आपने ये पहले किया हुआ है, पता है आपको, तो दैट्स ग्रेट, आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो 20.2, 20.3 एंड 4, राइट? तो किसी भी एक सिंगल नेटवर्क पे हम सारे डिवाइसेस को ले आते हैं, एंड देन देखिएगा आपके स्विच का क्या मतलब है कि कैसे वो वन टाइम ब्रॉडकास्ट देन यूनिकास्ट करता है। अच्छा, ये ऊपर वाले लिंक अप हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ लैन की कनेक्टिविटी चेक करनी है। देखिए ज़रा, मैं यहाँ सिमुलेशन में आता हूँ एक बार, है ना, ताकि हम पैकेट भेज के देख सकें। सो लेट्स पिक अप ए पैकेट। फर्स्ट सोर्स चुना हमने, फिर डेस्टिनेशन। यहाँ देखिए मैक नहीं था आपके पास, ICMP को होल्ड किया, पिंग की रिक्वेस्ट थी ना, ICMP पे चलता है पिंग, लेकिन पिंग के लिए आपके पास, देखो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको क्लिक करके, लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन है, सोर्स IP डेस्टिनेशन IP, लेकिन मैक तो नहीं है ना लेयर 2 पे, सोर्स का मैक है सिर्फ खुद का, डेस्टिनेशन का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको, लेयर 1 पे भेजने से पहले फाइनल चेक कहाँ होना है, लेयर 2 आपकी डाटा लिंक लेयर पे। तो डाटा लिंक लेयर पे तो कोई एड्रेस है ही नहीं, तो वो कैसे फॉरवर्डिंग करेगा, फ्रेम कैसे बनेगा, बना ही नहीं है। फ्रेम बनाने के लिए खुद का मैक एड्रेस तो इसके पास है, देखिए 0060 करके, है ना, पर इसका मैक एड्रेस जानने के लिए IPv4 में चलती है ARP प्रोटोकॉल, राइट? तो ARP क्या करेगी, स्विच के पास रिक्वेस्ट गई, स्विच चेक करेगा इसका मैक मेरे टेबल में है, तो जाइए ज़रा एक बार स्विच पे, तो इनेबल करिए शो मैक एड्रेस टेबल, एंटर करिए ज़रा, तो FA0/3 का मैक इसने लर्न कर लिया है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने मैक तब डाले थे, सॉरी IP, जब ये पोर्ट ग्रीन थे। तो अभी क्या कर रहा है ये, देखिए यूनिकास्ट, अच्छा 0/3 का था, सॉरी 0/4 का नहीं था, ओके ओके, हमें 4 पे जाना था, फैंटेस्टिक, राइट। तो जब FA0/4 का नहीं था उस टाइम पे, तब उसने किया होगा ब्रॉडकास्ट, सिर्फ जिसने रिप्लाई करना है FA0/4 पे लगे पोर्ट वाले PC ने या सर्वर ने, वो रिप्लाई करेगा, फिर रिप्लाई के टाइम पे स्विच क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, देखिए अपडेट कर देगा। अच्छा, ये थोड़ा ना फंबल हो गया, मैं क्या करता हूँ जल्दी से एक नया डिवाइस लगाता हूँ, आई डोंट नो, मुझे ध्यान ही नहीं है कि पहले मैक था या नहीं था, तो जल्दी से बस कुछ नहीं, एक IP एड्रेस हमको देना है, और C यहाँ पे मैं क्या यूज़ करता हूँ, मान लो 20.20 यूज़ करता हूँ। STP में अगर आपको याद हो, जब तक ये आपकी स्टेट लिसनिंग से लर्निंग में नहीं जाएगी, सी शो स्पैनिंग ट्री, अभी कौन सी स्टेज है, लर्निंग, तो तब हमने लिसनिंग में ही वो मैक डाल दिया था IP एड्रेस, तो इसने अपनी मैक एड्रेस टेबल में वो एड्रेस लर्न कर लिया। देखिए, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए आपको, चलिए जो बताना चाह रहा था वो क्लियर हो ना हो, पर एक दूसरा पॉइंट हमारा ज़रूर क्लियर हो गया, मैक एड्रेस टेबल कैसे अपडेट होती है। तो अभी मैं इस पर केबल नहीं लगा रहा, जस्ट पहले से ही क्या है, आप IP डाल के रख दीजिए इस पर, 20.25 मैंने IP दिया। अब अगर मैं इसको स्विच के साथ कनेक्ट करता हूँ, देखिए सी, तो इसको इधर रखते हैं, दोबारा से आप स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की स्टेट चेक करिए, ये किस में है, लिसनिंग में है, तो जब तक ये लिसनिंग में है मैक एड्रेस टेबल में कोई एंट्री नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं? ओके, तो अभी हम क्या करें, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दें। अच्छा, डिलीट करता हूँ एक बार पैकेट, फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है हमारा। दोबारा से यहाँ इसको सोर्स चुनता हूँ और इसको डेस्टिनेशन। देखिए ARP की रिक्वेस्ट गई स्विच के पास, स्विच के पास FA0/6 वाले पोर्ट का मैक नहीं था, दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं, राइट, नहीं, इसके पास सिर्फ क्या है, FA0/2। अब आप सोचेंगे पहले वाले मैक कहाँ गई, देखिए स्विच पे मैक एड्रेस टेबल, जब भी आपका STP रिकैलकुलेट होगा ना,
ये मैक एड्रेस टेबल से सारे पुराने मैक हट जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी और आपको डिटेल चाहिए तो आप एसटीपी वाली वीडियोस देखिए, जो एसटीपी स्टेट्स ट्रांजिशनिंग करके एक वीडियो होगी, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि जब भी एसटीपी अपनी स्टेट्स को ट्रांजिशन करता है, मीन्स जब भी दोबारा नए सिरे से एसटीपी चलेगा तो स्टेट्स आती हैं ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग ऐसे करके। तो जब भी ब्लॉकिंग डिसेबल्ड से ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग से लिसनिंग में रहता है, उस टाइम वो सारे पुराने मैक एड्रेस हटा चुका होता है और तभी लर्न करता है जब वो लर्निंग स्टेट में आता है। तो इसका मतलब सिर्फ इसने एक वाले डिवाइस का ही मैक उठाया है, FA0/2 इस वाले का, जिस पे हम अभी काम कर रहे थे, जो हमने मैक भेजा था इसके थ्रू, राइट। तो बाकी सभी का इसने हटा दिया होगा। तो यहाँ तक जाने के लिए अब वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। अब जिसने रिप्लाई करना है, मीन्स जो भी डेस्टिनेशन IP वाला PC है, ये वाला सिर्फ यही रिप्लाई करेगा और बाकी सब लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट। ये देखिए, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे दोबारा से, उसने जब रिप्लाई किया होगा तो उसका भी मैक आ गया होगा। तो सिर्फ दोनों का यह है, बाकी किसी का रिप्लाई नहीं आया था, इसलिए मैक भी नहीं आया होगा। स्विच ने अपनी टेबल में अपडेट भी नहीं किया होगा, राइट। तो अभी इसने क्या किया, वापस भेज दिया है। अब ये देखिए, अब की बार जब रियल ICMP का पैकेट गया, ये कौन सा पैकेट है, ICMP, तो ये अभी ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, आपका यूनिकास्ट होगा, राइट। दोबारा से आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पैकेट, अगर भेज के दिखाऊँ, सोर्स डेस्टिनेशन, तो आपके स्विच पे गया, यूनिकास्ट होगा। ये क्या किया इसने, जस्ट लेट मी चेक वंस अगेन, सोर्स डेस्टिनेशन, हाँ ठीक है। ये पैकेट ट्रेसर कई बार अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो देखिए, ये अभी क्या है, आपने यूनिकास्ट, लेकिन कहीं और भेजेगा, अगेन वो आपका ब्रॉडकास्ट। आई नो कि ये आंसर काफ़ी लंबा हो रहा है, बट बहुत बहुत अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल लाइक फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं, राइट। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डज नेटवर्क कंजेशन ओकर। नेटवर्क में कंजेशन कब आता है। देखिए, सिंपल सा एक फंडा है। कंजेशन का मतलब होता है वैसे तो कि जैसे बोलते हैं ना, भीड़ हो गई है ज़्यादा, कहीं भी आप रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन कहीं भी हो, जब कैपेसिटी से ज़्यादा लोग हों, जैसे थिएटर में 300 पीपल अगर बैठ सकते हैं, 300 लोग बैठ के मूवी देख सकते हैं और 350 लोग आ जाएँ, तो वो मीन्स क्या, आपका कंजेशन है, भीड़ है। तो नेटवर्क में भी बैंडविड्थ अगर किसी लिंक की 100 Mbps है, तो वो 100 Mbps डाटा ही लेके जा सकती है, सेंड एंड रिसीव, राइट। लेकिन अगर आप सोचो कि वो 150 Mbps डाटा भेजने लगे, नो, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। पहला 100 Mbps जो डाटा था वो कैरी होगा और बाकी जो बाद का 50 Mbps होगा वो आपका ड्रॉप होगा, राइट। अब अगर उसमें TCP ट्रैफिक थी, 50 Mbps जो ड्रॉप हुआ था, तो वो तो रिट्रांसमिट हो जाएगी, बट UDP ट्रैफिक रिट्रांसमिट नहीं होती, तो वो लॉस्ट है, टोटली लॉस्ट है आपका, राइट। ओके, विंडो क्या है नेटवर्किंग की टर्म में। अगर देखिए, आपको याद है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारी दो प्रोटोकॉल काम करती हैं, वन इज़ TCP एंड अदर इज़ UDP। तो TCP और UDP में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। मे बी इसी के जो ये सीरीज़ होगी हमारी, लास्ट में कोई क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP, तो वहाँ पे हम डिस्कस करें। फिलहाल आपको बता दूँ कि TCP और UDP में एक मेजर डिफरेंस ये है कि TCP में आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि जो सेंडर है आपका, ये वाला, ये रिसीवर को कितना डाटा भेज सकता है पर सेकंड, समझ पा रहे हैं। या फिर ऐसा कह लो, ये रिसीवर डिसाइड कर सकता है, इस सेंडर को बोले कि बॉस मेरी कैपेसिटी पर सेकंड इतना डाटा रिसीव करने की है, तो आप इतना ही भेजिए। जैसे ये बोलेगा कि भाई मैं पर सेकंड 100 पैकेट्स रिसीव कर सकता हूँ, तो इनका जो नेगोशिएशन होगा ना, TCP 3-वे हैंडशेक, उसमें जो सिंक इनिशियलाइज होती है, उस सिंक में ये डिसाइड किया जाता है पैरामीटर कि विंडो का साइज़ कितना रहेगा, और ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं TCP में। UDP में ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास नहीं है, राइट। तो फ्लो कंट्रोल आपका बेहतर किसमें है, आपकी TCP में। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, डज अ ब्रिज डिवाइड ए नेटवर्क इनटू स्मॉलर सेक्शन। स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड करने का पहले मतलब समझिए। स्मॉल सेक्शन मीन्स क्या हुआ कि आपने एक नेटवर्क को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में ब्रेक कर दिया हो। जैसे ये अभी इस स्विच की बात करूँ, ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, राइट। तो सिंगल सेक्शन हुआ। अगर आप इसमें VLAN बना दें, तो ये 2 PC जो थे एक VLAN में डाल दीजिए और ये 3 PC दूसरी VLAN में, तो यस, अभी तो ये साइज़ आपका हुआ कम, राइट। ब्रॉडकास्ट डोमेन कम हुआ, 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गए, एक ये। लेकिन जो आपका ब्रिज है वो ये काम नहीं करता, वो कोलिजन डोमेन्स ज़्यादा क्रिएट करता है, राइट।
लेकिन आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन सिंगल ही रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ब्रिज के केस में, ब्रिजेज हमेशा कोलिजन डोमेन्स बढ़ाते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं विच लैन स्विचिंग मेथड इज यूज्ड इन सिस्को कैटलिस्ट 5000। तो इस तरह से आपका आ जाता है, सिस्को कैटलिस्ट 5000 सीरीज में पूछ लिया, आपका 3500 में पूछ लेंगे, 29 में पूछ लेगा, राइट। जो एक्सेस लेयर के स्विचेज हैं उन पे सारे के सारे स्विचेस पे आपका मेथड यूज़ होगा स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग मेथड। अगेन अगर आप नए हैं ये इस चैनल पे और ये वीडियो आप सिर्फ अभी देख रहे हैं, बाकी वीडियोज हमारे चैनल पे आपने नहीं देखी, या फिर कहीं बिल्कुल आप क्या बोलते हैं बेसिक बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार जो हमने वीडियो इसके ऊपर स्पेशली बनाई है कि स्विचिंग मेथड्स कौन से हैं, लैन का एक पार्ट हमारा स्विचिंग में है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इंक्लूड कर देता हूँ, जो स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड है वो पूरे फ्रेम को रिसीव करेगा, 1500 प्लस जो भी बाइट आएगा सारे को प्रोसेस करेगा और फिर आपका आउटपुट देगा। तो ये बहुत स्लो मेथड है, लेकिन फ़ायदा इसमें क्या है, एरर को अगर किसी भी फ्रेम के किसी भी पार्ट में एरर होगा ना, ये उसको डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, नेटवर्क में एरर्स नहीं आने देगा ये। तो चाहे स्लो काम करता है लेकिन ये ज़रूरी भी है। तो एक्सेस लेयर के जितने भी स्विचेज हैं सब पे यही वाला काम करता है ये जो मेथड है। फिर अगर बात करें कि कोर लेयर के जो स्विचेज हैं उन पे कौन सा मेथड चलेगा, वहाँ पे आपका चलेगा कट थ्रू। कट थ्रू का मतलब सिंपल क्या है कि मुझे सिर्फ डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस चाहिए, बाकी पैरामीटर सारे आपके एक्सेस लेयर पे और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे चेक हो चुके हैं, मुझे सिर्फ क्या बोलते हैं स्विच करना है, डेस्टिनेशन एड्रेस तक डायरेक्ट भेजना है। तो सोर्स से आएगा डेस्टिनेशन तक भेजना है, मैं डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करूँगा और उधर भेज दूंगा डायरेक्ट, दैट्स इट। तो सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग आपकी कट थ्रू स्विचिंग है। वो कहाँ पे यूज़ होती है, आपकी जो कोर लेवल के स्विचेज है, राइट। ओके देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ द LLC सब लेयर। अच्छा देखिए, मैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फिर से आपको थोड़ा बताता हूँ। अगर ये बाकी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी, सिस्को का 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल, आई एम सॉरी फॉर दैट, सिस्को 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल आपका उसको कह लीजिए, या फिर एक्सेस लेयर, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, ये अगर आपने नहीं पढ़ी है, टाइप्स ऑफ स्विचेज नहीं पढ़े हैं, तो ये आंसर आपके लिए डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा सा टफ रहेगा फिलहाल, राइट। तो आई वुड रेकमेंड कि वो आप पहले एक बार ज़रा पढ़िए। देन ओके, व्हाट इज़ द रोल ऑफ LLC सब लेयर। LLC मीन्स लॉजिकल लिंक कंट्रोल। पहले मैं स्विचिंग में बता चुका हूँ आपको, जब भी फ्रेम आएगा उसके 2 पार्ट होते हैं फ्रेम में, एक आपका हेडर, एक ट्रेलर। हेडर का काम था आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस करना, जिसको बोलते हैं मीडिया एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग। और फिर आपका जो लिंक लेयर कंट्रोल, ये जो आपकी ट्रेलर वाला पार्ट है, फ्रेम में जो ट्रेलर लगता है उसको LLC बोलते हैं। हेडर को बोलते हैं मैक और ट्रेलर को बोलते हैं LLC। उसका काम है FCS बिट्स ऐड करेगा और वो एरर डिटेक्ट करेगा, राइट, आपका फ्लो कंट्रोल के लिए। ओके देन ग्रेट, हाउ डज रिप डिफर फ्रॉम EIGRP। देखिए रिप जो है अभी तो खैर ये रेस्ट इन पीस है, एक्चुअली हमारा डिस्कस नहीं होता है, तो आई डोंट नो अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं मे बी, बट येस आपको पता तो रहना चाहिए जो आपकी लेगेसी राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। तो येस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यूज ऑल्सो। तो ठीक है, तो आप देखिए राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है ना, वो एक तो डिस्टेंस वेक्टर होती है, जो डिस्टेंस देखती है जिधर भी सोर्स टू डेस्टिनेशन आपको कम डिस्टेंस पड़ेगा वही उसके लिए बेस्ट पाथ, राइट। अच्छा डिस्टेंस का मतलब समझिए एक बार ज़रा क्या होता है। मान लो ये पैकेट यहाँ से यहाँ जाना है, तो एक तो यही पाथ है हमारे पास। एक और पाथ क्या हो सकता है, मान लो मैंने ऊपर एक और राउटर लगा दिया, ठीक है, और एक और पाथ ये हो सकता है कि नीचे मैंने 2 राउटर लगा दिए। अब देखिए ज़रा, अगर आप देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा साइड करूं, ये आपने राउटर यहाँ पे जोड़ दिया और आपने इस वाला राउटर को यहाँ जोड़ दिया, तो 1 2 2 लिंक हुए हमारे पास, और एक ये कनेक्शन आपने किया है ये वाला, तो 3 लिंक हो चुके हैं। तो डिस्टेंस क्या बोलता है आपको कि भाई आप देखिए कितने कम राउटर क्रॉस करने पड़ रहे हैं। इस वाले लिंक से आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ सिंगल राउटर क्रॉस हुआ यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से जाओगे 1 2, तो यहाँ जाने के लिए 2 राउटर क्रॉस करने पड़े, और यहाँ से आओगे तो 1 2 3, तो मिनिमम डिस्टेंस हुआ बीच वाले रास्ते से। तो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल ऐसे काम करती है। तो जो रिप है आपकी वो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, लेकिन EIGRP पूछता है, देखिए है तो EIGRP भी एक तरह से एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, मतलब EIGRP हाइब्रिड प्रोटोकॉल है जो OSPF के कंसेप्ट भी यूज़ करती है और रिप के कंसेप्ट भी। OSPF के कौन से, कि भाई ये सिर्फ डिस्टेंस, देखिए रिप का नुकसान क्या है,
वो सिर्फ डिस्टेंस देखता था सोर्स टू डेस्टिनेशन बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए। अगर मान लो इस वाले पाथ पे आपको हाईएस्ट बैंडविड्थ मिल रही है, ये तो जैसे क्या था आपको 100 Mbps, ये आपका 10G के लिंक होते हैं ना, ये भी 10G और ये भी 10G, तो ये लिंक आपका बेहतर था इस वाले से, लेकिन फिर भी रिप इसको इग्नोर करेगी। तो इन वाली प्रॉब्लम्स को, डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए OSPF और EIGRP यूज़ करते हैं आपके बैंडविड्थ को भी, राइट। जो इसकी मैट्रिक है रिप की वो सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर थी, लेकिन जो OSPF और EIGRP में आपकी मैट्रिक है वो कोस्ट है, उसके अंदर आपका बैंडविड्थ का पैरामीटर भी इंक्लूड होता है। इसका मतलब वो बैंडविड्थ भी देखेंगे आपके डिस्टेंस के साथ साथ। ओके, तो ये फ़र्क है आपका EIGRP और रिप के अंदर। और EIGRP में तो और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे OSPF तो सिर्फ बैंडविड्थ देखता है, तो OSPF और EIGRP में अगर पूछेंगे ना क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस और हो सकता है कि EIGRP में तो 5 पैरामीटर आप यूज़ करते हैं बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। रिप में सिर्फ एक था डिस्टेंस, OSPF में सिर्फ एक था बैंडविड्थ, बट EIGRP में 5 है, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड एंड MTU। ओके, तो आप गूगल पे एक बार ज़रा अगर के वैल्यूज सर्च करेंगे ना, EIGRP के वैल्यूज आपको मिल जाएगा डिटेल में ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में हम बात करते हैं सिस्को राउटर के अंदर कितने तरह की मेमोरी हो सकती हैं और किस मेमोरी का क्या काम है, ये भी आपको ज़रूर पता रहना चाहिए। तो मेजर 3 मेमोरीज है, बट ये टोटल 4 रहती हैं। एक आपकी रोम, जैसे बायोस आपके सिस्टम में है, राउटर्स में भी ऐसे ही एक बायोस का काम करती है फर्मवेयर का, जिसको रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। फिर आपकी आती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश का काम क्या है, जो iOS है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्को का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम क्या है, iOS, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कहाँ पे स्टोर होता है, आपके फ्लैश मेमोरी में, जैसे आपके पीसी में कहाँ पे स्टोर करते हैं आप, C ड्राइव में। ओके, फिर आपकी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, जो अभी आप काम कर रहे हैं राउटर पे, तो वो कहाँ पे स्टोर होती रहती है, आपकी रैम पे। समझ पा रहे हैं? तो रैम मीन्स आप उसको VRAM भी कह सकते हो या फिर DRAM, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है DRAM, तो आप अपने नोट्स में इसको स्लैश करके VRAM भी जरूर लिखना, या फिर स्लैश रैम, ओनली रैम। तो जो वोलेटाइल रैम है, जो डायनामिक रैम है, जो हर मिलीसेकंड में जिसका कंटेंट चेंज होता रहता है। और दूसरा इसके बारे में क्या है, ये टेम्पररी मेमोरी है, अगर पावर लॉस होता है, राउटर की पावर चली जाए, दोबारा रिस्टार्ट करें राउटर को, तो इस मेमोरी में कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए एक बैकअप मेमोरी भी होनी चाहिए, परमानेंट मेमोरी, जिसमें डाटा तब भी पड़ा रहे जब आपकी पावर ना भी हो, राइट। जैसे आपका D ड्राइव, E ड्राइव है, पेन ड्राइव है, तो पावर जाने से कोई उसका डाटा नहीं उड़ता ना। तो ऐसे ही जो राउटर में तीसरी मेमोरी है वो आपकी NVRAM है, तो वहाँ पे बैकअप के लिए आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी रहती है। और जैसे ही आप राउटर रिस्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो मैंने इस स्विच में कुछ काम किया था, स्विच और राउटर एक ही मेमोरी है दोनों में, और मैंने उसको सेव कर दिया। सेव की कमांड क्या है, राइट। तो अभी ये आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से उठ के कहाँ चली गई, आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो रनिंग मीन्स आपकी VRAM और स्टार्टअप मीन्स आपकी NVRAM। ओके, तो एक और चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप रीलोड करते हैं तो यहाँ से आपकी मेमोरी उठाएगा, वो कहाँ, आपकी NVRAM से, राइट। और उसको लोड कहाँ करेगा, आपके राउटर की VRAM में। मैं दोबारा से दिखाता हूँ एक बार, रीलोड करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करना है मुझे यहाँ। सबसे पहले रोम का काम आया, सारा POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करेगा, बिल्कुल सब कुछ आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, iOS वगैरह सब सही है। फिर वो फ्लैश मेमोरी से iOS को भी लोड कर रहा है, ठीक है। जैसे iOS लोड हो जाएगा आपका, फिर वो चेक करेगा कि क्या आपकी कोई सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है NVRAM में, जैसे पासवर्ड कोई लगाया होता मैंने, तो वो यहाँ पे मांगता मुझसे। खैर अभी तो कोई पासवर्ड हमने नहीं लगाया, लेकिन राउटर जो काम करेगा ना सारा, आप समझिए, वो करेगा आपकी VRAM से। जैसे मैं क्या कहूँ, देखो कॉन्फ, और मैं एक बार होस्ट नेम चेंज करके दिखाता हूँ आपको। मान लो स्विच 1 मैंने इसका होस्ट नेम दिया, अभी रनिंग मेमोरी में स्विच 1 चल रहा है, लेकिन अगर अभी के अभी मैं इसको रीलोड कर दूं, देखिए सेव नहीं किया मैंने, इसको सेव किए बिना रीलोड कर दूं, तो नहीं, मुझे सेव नहीं करना है, कंफर्म यस। तो क्या लगता है, अब स्विच का नाम स्विच लिखा आएगा या स्विच 1 लिखा आएगा? तो क्योंकि आपने सेव नहीं किया था, तो भले ही वो आपके NVRAM से डाटा उठाता है, लेकिन जब आपने कुछ सेव ही नहीं किया है तो वो कहाँ से उठाएगा। समझ पा रहे हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिए कि चाहे आपकी NVRAM में डाटा पड़ा भी हो, लेकिन अगर राउटर उसको पिक करके आपकी रैम पे नहीं लाता, तो तब तक वो वाली एग्जीक्यूशन नहीं होगी। सो अभी मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, बट यस, जब भी इन फ्यूचर कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा मैं ज़रूर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी अगर करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, उसमें मुझे पूरी टोपोलॉजी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, राइट।
तो याद रखिए कि राउटर का जो काम होगा सारा वो रनिंग कॉन्फ़िग पे डिपेंड करता है, आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे, NVRAM की कॉन्फ़िग पे या फ्लैश की कॉन्फ़िग पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ बैकअप के लिए मेमोरीज है। ओके देन